Hello everyone, my name is Jitendra Kumar, Faculty of Civil Engineering, and welcome to the YouTube channel of Engineering College Bardmer. So students, this is lecture of structural analysis, and the topic which we were discussing in the previous lecture was two-hinged arch. हमने टू हिंज आर्च की थ्योरी के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम उसके बारे में उसकी न्यूमेरिकल करेंगे एक। और न्यूमेरिकल जो मैंने आपके सामने चूज किया, हालांकि आपको लास्ट लेक्चर में भी दिखा दिया था कौन सा न्यूमेरिकल हम करने वाले हैं। इस न्यूमेरिकल को चूज करने का मेरा रीजन ये था क्योंकि इसमें एक तो पॉइंट लोड लिया गया है, और पॉइंट लोड क्या कर रहा है, वो एक सेक्शन के ऊपर वेरिएशन देकर जाता है। अगर आप ओवरऑल स्पैन के ऊपर यूडीएल देकर जाओगे तो वो वेरिएशन नहीं देगा, चेंज इन बेंडिंग मोमेंट वहां पर शो नहीं हो पाएगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर एनालिसिस के लिए पॉइंट लोड लिया ताकि जो हमारे इंटीग्रेशन की टर्म बन रही थी उसके लिए वहां पर थोड़ा सा चेंज आए, किस तरह से एक नई इक्वेशन वहां पर डेवलप हो सकती है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं हम। तो क्वेश्चन देखेंगे सबसे पहले, व्हाट इज द क्वेश्चन गिवन। अ पैराबोलिक आर्च हिंज्ड एट एंड्स हैज ए स्पैन 30 मीटर। तो जो आपको क्वेश्चन ने दिया है, क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ आप क्या करें, उसका डायग्राम बनाते जाएं। हमें क्या दिया हुआ है, पैराबोलिक आर्च, तो लोजी बना लिया पैराबोलिक आर्च। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, हिंज्ड एट एंड्स, तो सिर्फ एंड्स पर ही बोला है, तो आपको क्राउन के ऊपर यहां पर नहीं करना। तो 3 पॉइंट है हमारे पास, ए बी एंड सी। थोड़ा सा पॉइंटर हम फाइंड करते हैं। तो 3 पॉइंट ए बी सी है हमारे पास, जिसमें ए और बी इसके स्प्रिंजर यानी सपोर्ट्स हैं, और जो पॉइंट सी है वो इसका क्राउन है। इसने बोला है कि सिर्फ और सिर्फ आपको एंड्स पर इसे क्या करना है, हिंज करना है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हिंज कर दिया। आप चाहो तो ऐसे हिंज कर दो या ऐसे हिंज कर दो, दोनों का मतलब सेम ही है यहाँ पर। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहा है इसने, द स्पैन हैज इट हैज ए स्पैन 30 मीटर। तो चलिए इसका स्पैन बना देते हैं 30 मीटर। ये रहा इसका सपोर्ट्स के बीच की जो लेंथ है उसे ही क्या बोल देते हैं हम, स्पैन। तो 30 मीटर का स्पैन आ गया। अगेन राइज बोल रहा है इसका 5 मीटर का। तो ये जो सेंटर में डिस्टेंस है, थोड़ा सा क्लियर लिखते हैं हम। जो 5 मीटर की ये डिस्टेंस है इसके क्राउन तक स्प्रिंजिंग लाइन से, वही इसका क्या कहलाती है, राइज कहलाती है, जो कि 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अ कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 12 किलो न्यूटन एक्ट एट 10 मीटर फ्रॉम लेफ्ट हिंज। तो लेफ्ट हिंज यानी कि ये वाला, इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तो ये ओवरऑल देखो बिल्कुल मिड स्पैन में 15 हो जाएगा, यानी कि क्राउन के लेफ्ट हैंड साइड में पड़ेगा ये। ठीक है, यानी कि इधर कहीं पड़ेगी टोटल 10 मीटर की डिस्टेंस। तो इतनी डिस्टेंस पर, इस वाली डिस्टेंस पर क्या एक्ट कर रहा है, मेरा एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है। कंसंट्रेटेड लोड यानी पॉइंट लोड एक ही बात होती है। कितना मैग्नीट्यूड है उसका, 12 किलो न्यूटन। उसके बाद इसने क्या बोला है कि द सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया वेरीज एज सेकंड ऑफ स्लोप ऑफ रिब एक्सिस। तो ये आपको मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर नहीं भी दिया हो तो आपको जो अपना आई सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, किससे वेरी कराना है, जो आई नोट यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आएगा उसके सेक थीटा के फंक्शन में वेरी कराना है। और थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो भी पॉइंट लिया उस पॉइंट पर बनने वाला स्लोप वही हमारा थीटा हो जाएगा। जैसे इस पॉइंट पर कितना हो गया थीटा, इस तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब जीरो हो जाएगा इधर, तो इधर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। तो इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको कैलकुलेट करना है। और आई नोट यहाँ पर मेरे पास क्या है, दिस इज यू कैन कॉल सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। और आई क्या है हमारा, सेक्शन टू सेक्शन वेरी कर रहा है, जो भी सेक्शन आपने कहीं पर लिया होगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछा है, कैलकुलेट हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट एंड रिएक्शन एट द हिंजेस। तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यानी कि हमसे क्या क्या पूछा है इसने, एच ए के बारे में पूछ लिया, एच बी के बारे में पूछ लिया, उसके साथ ही साथ हमसे इसने क्या पूछ लिया, वी ए और वी बी के बारे में। अब इसके साथ साथ इसने हमसे क्या पूछा है, आर ए रिएक्शन एंड आर बी रिएक्शन। तो इन सब के बारे में हमसे इसने क्वेश्चन के अंदर पूछा। तो अब मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं, ये हमारा डायग्राम बन चुका। अब मुझे क्या करना है, क्वेश्चन को इरेज करना है ताकि थोड़ी जगह बन जाए हमारे पास। यह काम करते हैं, सीधा इसे ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। पर इस चीज को मैं थोड़ा नीचे ले आऊं क्योंकि ये हमें थोड़ी नीचे चाहिए। ओके, ये देखिए
एक ही पेज पर हम सारा काम कर लेंगे यहाँ, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक्स्ट्रा चीजों को हटा देता हूं मैं यहाँ से। वेट ए मिनट स्टूडेंट्स, जस्ट वेट। लो जी, ये हो गया हमारा क्लीन। तो हमें, आपको पता है कोई भी लोड लग रहा होगा, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कोई भी लोड लगता है तो हिंज के ऊपर मैक्सिमम दो रिएक्शंस आ सकती हैं। ग्रीन कलर से रिएक्शंस को दिखा रहा हूं मैं। एक रिएक्शन मेरे पास वर्टिकल आ जाएगी सपोर्ट ए पर, एक आ जाएगी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ए पर, ठीक है। उसी तरह से एक आ जाएगी वर्टिकल मेरे पास सपोर्ट बी पर, और एक हॉरिजॉन्टल आ जाएगी सपोर्ट बी पर, राइट। इतनी रिएक्शंस आएंगी। और इनके बाद क्या होगा, येलो कलर से मैं डिनोट कर रहा हूं, ये येलो कलर से जो आपको आर ए और आर बी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आर ए और आर बी, थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लेना आप। ये देखो, इनका हॉरिजॉन्टल के साथ ही जो स्लोप थीटा है, यानी कि ये वाला थीटा स्लोप इन्होंने यहां पर बना रखा है, इधर थीटा एंड इधर थीटा। ये जो इन्होंने स्लोप यहां पर बना रखा है इसके साथ में, यही मेरा क्या है, इनका रिजल्टेंट ऑफ बोथ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एट सपोर्ट ए। दिस इज रिजल्टेंट ऑफ vertical and horizontal reactions at support A। ओके, ये हमारे को वैल्यू दे रखे, थोड़ा कलर हम चेंज ही कर लेते हैं। ओके, एंड दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिएक्शन एट सपोर्ट बी। तो इतनी हमारे को अभी डिटेल पता चली है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास थ्री हिंज आर्च तो है नहीं, टू हिंज आर्च है। और टू हिंज आर्च आपको पता है कि हमने कि लास्ट लेक्चर में कैसा बताया था, ये एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है जिसकी इंडिटर्मिनेसी कितनी आ जाती है, 1 आ जाती है। इसलिए इसमें एक सिंगल रिडंडेंट फोर्स आता है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमें इवेल्युएट करनी है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसकी वैल्यूज को इवेल्युएट करने जाते हैं। हमारे को क्या क्या दे रखा था, हमारे को वैल्यूज दे रखी है, इसको हमें दोबारा बनाना पड़ेगा डायग्राम, चलो कोई बात नहीं। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पेज। ओके, तो ये मेरा आर्च है। सिंपली बच्चों आप तो 10 सेकंड के लिए स्किप कर दो जब तक मैं ये डायग्राम बनाता हूं। ओके, ये हमें वैल्यूज दी हुई थी। उसके बाद रिएक्शंस मेरे पास क्या क्या आ रही थी, वर्टिकल पे ए पे वर्टिकल, बी पे वर्टिकल, बी पे हॉरिजॉन्टल, और बी के ऊपर ही ए के ऊपर हॉरिजॉन्टल, ठीक है। स्टेप 1 तो वही सेम ही रहने वाला है हमारा, कैलकुलेशन ऑफ वर्टिकल रिएक्शंस। स्टेप 1 विल बी माय कैलकुलेशंस ऑफ वर्टिकल रिएक्शंस, ठीक है। हालांकि अब स्टेप्स टू मत बनाया करो, अब थोड़े से होशियार बच्चे हो, बड़ी क्लासों में हो चुके हो, तो चीजों को समझने की कोशिश करो बजाय इन स्टेप्स को याद करने के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्टिकल रिएक्शन चाहिए। वर्टिकल रिएक्शन के लिए मेरे पास एक ही फॉर्मूला आता है, जो कि है मेरा समेशन ऑफ ऑल द वर्टिकल फोर्सेस 0। इसकी मदद से लगाई मैंने, तो क्या किया, ऊपर वाले फोर्सेस को पॉजिटिव मान रहा हूं तो वी और वी भी दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, और 12 किलो न्यूटन मेरे पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड है और सबका समेशन मेरे पास 0 आना पड़ेगा। तो ये एक इक्वेशन बन जाएगी जिससे मेरे पास वी ए और वी बी की कंबाइन वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, 12 किलो न्यूटन। ये क्वेश्चन आपका देखा हुआ हो सकता है, क्योंकि स्टैंडर्ड बुक से मैंने डायरेक्ट ये क्वेश्चन उठाया है बिना कोई वैल्यू के चेंजेस के। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, वी और वीबी की सेपरेट वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक हिंज के रिस्पेक्ट में मोमेंट को कर दूंगा 0, समेशन मोमेंट कर दूंगा 0। तो इस मैंने इक्वेशन को यूज किया तो मेरे पास क्या आ गया, देखो वी ए, अब बी के रिस्पेक्ट में तो वी बी, एच बी और एच ए तीनों की लाइन ऑफ एक्शन तो यहीं से गुजर रही है, इसलिए इनके कारण आने वाला जो बेंडिंग मोमेंट है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस है नहीं। ये क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं, इसलिए थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ आपको। वी ए मुझे क्या चाहिए, वी ए देखो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है, तो मैं वी ए को पॉजिटिव मान लेता हूँ। तो वी ए
मल्टीप्लाई बाय 30 मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। उसमें से 12 किलो न्यूटन देखो नीचे क्यों लग रहा है, इस तरह से इसको डाउनवर्ड यानी कि घुमाने की कोशिश करेगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन लेनी पड़ेगी नेगेटिव 12 है। अब यहाँ पर आपको पता है कि ये वाला लोड जो लग रहा था मेरा कितनी डिस्टेंस पर लग रहा है, डिनोट नहीं किया हमने, ये लग रहा है लेफ्ट हैंड से 10 मीटर की डिस्टेंस पर, तो बाकी बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 20 मीटर, राइट। तो यानी कि इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई, टोटल 20 मीटर। चलिए 12 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 20 से, ओके, और इनका समेशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि अदर कोई लोड हमें यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा। तो ये कितना हो जाएगा 12, एक बार इसको बिना चेंज किए डायरेक्ट ही ले जाते हैं, वी ए इंटू 30 बराबर 12 इंटू 20, यहाँ से 30 हटाओगे तो 30 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 0 से 0 कट किया, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8, तो वी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई यहाँ पर 8 किलो न्यूटन, और वी बी मेरे पास कितनी आ चुकी है, अगर वी ए 8 है, टोटल समेशन 12 दिखाना है इनका, तो वी बी ऑटोमेटिकली 4 किलो न्यूटन आ जाएगी। एग्जाम के अंदर डायरेक्ट मत करना, अगर कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसके अंदर आप क्या करना है, ये पूरा यहाँ पर सोल्व करके लिखना है, इक्वेशन बना के कहाँ कहाँ कौन कौन सी वैल्यूज आ रही है। ठीक है, इतनी वैल्यू निकाल ली हमने, अब इसे कर रहा हूं मैं इरेज। ठीक है, यहां तक आप सीख गए होगे ये हमने कैसे किया है, वी और वीबी की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, स्टेप 1 इज कंप्लीट। स्टेप 1 के लिए यहां पर तो चलो हमारे पास ये थोड़ा पेपर था कि डिस्क्रिप्टिव पेपर, लिखित पेपर है, क्या हो अगर मेरा ऑब्जेक्टिव पेपर हो, तो ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए थोड़ी सी अप्रोच देख लीजिए। एक चीज बताओ, रिएक्शन किसके वजह से आ रही है, किसी भी चीज में अगर कोई रिएक्शन आ रही है तो किसकी वजह से आती है मेरी, वेट अ मिनट, लेट मी इरेज दिस एक्स्ट्रा थिंग्स। ठीक है, अब एक चीज बताओ स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो VA और VB रिएक्शन जो जनरेट हुई है वो वजह किसकी वजह से जनरेट हुई है, 12 किलो न्यूटन के एक्शन की वजह से। तो जितने भी लोड लगने वाले होंगे किसकी वजह से लगे, 12 किलो न्यूटन की वजह से, राइट। अब उसी की वजह से जनरेट हुए तो लोड जिस सपोर्ट के जितना ज्यादा पास होगा उसके अंदर आने वाली रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी, राइट, उसके अंदर आने वाला फोर्स भी उतना ही ज्यादा होगा। तो वही तो किया, देखो VA के ज्यादा नजदीक है तो इसके अंदर लोड देखो 8 है, इसके ज्यादा दूर है तो इसके अंदर लोड 4 है, यानी कि कम है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब यहां पर एक थोड़ा सा नोटिस करना, आपको एक चीज सिखा रहा हूं, डिस्टेंस देखो, डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 10 मीटर 20 मीटर, राइट। ये जो लोड लग रहा है, मैंने लोड अप्लाइड लोड है मेरा, उनके बीच में डिस्टेंस का रेशियो कितना है, 10:20, यानी कि 1:2। जो आपकी डिस्टेंस का रेशियो होता है, जितनी कम डिस्टेंस उतना ज्यादा लगने वाली रिएक्शन, तो रिएक्शन का रेशियो मेरे पास क्या हो जाएगा इसका, रेसिप्रोकल, यानी कि 2:1। दिस इज द रेशियो ऑफ रिएक्शंस। टोटल रेशियो हमारे पास कितना आ गया, 3, टोटल रेशियो कितना है, 2 + 1 3। 3 रेशियो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, माई 3 रेशियो इज रिप्रेजेंटिंग 12 किलो न्यूटन, तो 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 किलो न्यूटन को, राइट। 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4 किलो न्यूटन को। यहाँ देखो कितना रेशियो है, 2, तो इधर हो जाएगा 8 किलो न्यूटन, यहाँ रेशियो 1 है तो 1 के लिए 4 किलो न्यूटन, तो लोड का डिवीजन हो गया देखो ये। तो बाय डायरेक्ट एग्जाम के अंदर बिना कोई इक्वेशन लगाए आप अगर सिंगल लोड आपको इस तरह से गिवन है तो फटाफट से आप रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो इस तरह से रेशियो लगाकर। ठीक है, तो इसको आप ट्राई करोगे बहुत बार तो अपने आप ऑटोमेटिकली निकालना सीख जाओगे, इसलिए मैं बोलता हूँ बार बार क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करोगे तो इस तरह की जो ट्रिक्स वगैरह बोल सकते हैं, मेथड बोल सकते हैं, शॉर्ट मेथड, आपको ऑटोमेटिकली पता लगने लग जाएंगे। ठीक है, किसी के बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के साथ ही आती हैं। कहीं आप सोचो कि ऐसे ही सीख जाओगे रातों रात, तो वो नहीं होने वाला। बहुत बार प्रैक्टिस करोगे एक ही क्वेश्चन की तो आपको क्या होगा, उसके लिए अंदर फ्लोज हो सकते हैं, उसके अंदर सेपरेट मेथड उसको सोल्व करने के, क्या शॉर्ट ट्रिक बन सकती है, सब पता लगने लग जाएगा। अभी हमने वर्टिकल रिएक्शन निकाल ली, चलो स्टेप 2 करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। थोड़ी स्पेलिंग गलत लिखी है, स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस। तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन के लिए मेरे पास एक ही इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम आती है जो कि समेशन ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 है। एच ए राइट हैंड साइड की एरो कर रहा है तो उसको मैं मान लेता हूँ पॉजिटिव है, तो एच बी को ऑटोमेटिकली नेगेटिव मानना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों का समेशन 0 हो जाएगा, तो एच ए इक्वल्स टू एच बी मेरे पास आ जाएगा, जिसे मैं
एक डायरेक्ट सिंगल कॉमन टर्म जिसे एच से डिनोट कर देता हूं ताकि एक रिडंडेंट तो मेरा कम हो जाए, राइट। तो एच बी और एच ए की जगह अब हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट एच लिख देंगे, ठीक है। तो एक और रिडंडेंट मेरे पास कम हो गया। अब इस इक्वेशन को भी मैं हटा रहा हूं। स्टेप 2 भी हमारा कंप्लीट। अब काम है स्टेप नंबर 3 का। अब मेरा स्टेप 3 है, अगेन मेरे पास एक रिडंडेंट एच बचा पड़ा है, ठीक है। एक रिडंडेंट एच की वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है। अब क्या करूं मैं, इस रिडंडेंट एच को कैसे निकालूं, सारी इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम खत्म, ठीक है। मैंने समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट पॉइंट ए या बी को जीरो कर दिया, ऑल द वर्टिकल फोर्सेस जीरो कर दी, ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस जीरो कर दिए, लेकिन अभी भी एक रिडंडेंट एच मेरे पास बचा रह गया। इसकी वैल्यू कैसे निकालूं अब मैं, तो इसकी वैल्यू के लिए देखो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन चाहिए। मुझे क्या चाहिए, एक्स्ट्रा कंपैटिबिलिटी इक्वेशन। तो उसके लिए मैं एक मेथड यूज करता हूं जिसके बारे में हम ऑफलाइन क्लासरूम में तो पढ़ चुके हैं, और ऑनलाइन में मैंने बोला कि एक बार मैं फिर से रिवीजन जरूर कराऊंगा, एक बार सिलेबस सारे सब्जेक्ट का पूरा होने के बाद, ठीक है। तो उस मेथड का नाम है मेथड ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी। तो क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था कि स्ट्रेन एनर्जी क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ फ्लेक्सर की वजह से लगती है, जिसकी इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन 2EI रह जाती है 0 टू L स्पैन के लिए। क्योंकि यहाँ पर हम एरिया यानी कि इसके रिब एरिया को कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ds की जगह dx की जगह क्या आ जाता है कि उसका एरिया पोर्शन ds आ जाता है, ठीक है। क्योंकि ये रिब देखो ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ठीक है, ना ही हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। इसका रिब का छोटा सा क्या होगा, अगर इसको लीनियर मानता हूं तो थीटा के साथ में इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट dx हो जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट dy हो जाएगा, जिसके लिए हमने ds cos थीटा को तो किसके इक्वल कर दिया था, dx के, और ds sin थीटा को किसके इक्वल किया था, dy के। तो ये हमने इसके कंपोनेंट्स इस तरह से निकाले थे जिनका हमने यूज किया था इसके अंदर लास्ट में, इनिशियली लास्ट के अंदर, राइट। तो इस तरह से इक्वेशन बन के आई थी जिसके अंदर हमने बोला था मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी क्या बोलती है, अगर आप इस स्ट्रेन एनर्जी का उस रिडंडेंट के साथ क्या करते हो, पार्शियल डेरिवेटिव करते हो, तो उस रिडंडेंट की एक सिंगल वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल वैल्यू ऐसी होगी जिसके लिए ये मिनिमम हो जाएगी, यानी कि इसका स्लोप क्या हो जाएगा, जीरो। क्योंकि मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी या तो ऐसे होगी या ऐसे होगी, इसमें स्लोप यहाँ पर इसका हो जाएगा जीरो। डेरिवेटिव का मतलब ही स्लोप होता है, तो स्लोप जीरो होते ही यहाँ पर हमारे को क्या मिल जाएगा, उसके पॉइंट की वैल्यू मिल जाएगी एच की, यानी कि रिडंडेंट एच की वैल्यू मिल जाएगी, जिसके लिए लास्ट में हमने एनालिसिस करके क्या निकाल लिया था। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर रहा हूं अब मैं, बाद में वापस नीचे ले आएंगे, ठीक है। तो हमने एच फाइनल क्या निकाला था, अगर आपको याद हो, 0 टू L my ds अपॉन 0 टू L y स्क्वेयर ds, और दोनों के नीचे क्या था, EI था, दोनों के डिनोमिनेटर में EI था। E तो मेरा क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि मटेरियल प्रॉपर्टी है। जिसे नहीं पता ये सब मैं चीजें कहां से बोल कर आ रहा हूं बेटा, एक बार आपको प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, लेक्चर नंबर 14 है आई थिंक, ठीक है। तो वो लेक्चर आपको देखना पड़ेगा, उसके बिना नहीं समझ पाओगे। आई को हमने पिछली थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आई इक्वल टू आई नोट सेक थीटा के बराबर हो रहा है, और यहां से हमने अभी देखो आपको दिख रहेगा डी एस कोस थीटा क्या है हमारा, dx है, ठीक है। लास्ट लेक्चर में भी किया था, ds कोस थीटा क्या है, dx है। तो ds को अगर रिप्लेस करना है तो dx अपॉन कोस थीटा हो जाएगा, और 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है, ds सेक थीटा। तो ds की जगह आपको dx सेक थीटा रख सकते हो, i की जगह क्या रख सकते हो, i नोट सेक थीटा रख सकते हो। सेक थीटा से सेक थीटा कट जाएगा, i नोट से i नोट, नीचे वाले टर्म से कट जाएगा, ये e से e कट जाएगा, यंग्स मॉडुलस। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया, फिर भी थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, ठीक है। ये कट हो जाता है, ये भी कट हो जाता है, इसकी वैल्यू आई नोट सेक थीटा आती है, और ds की जगह आप dx कोस थीटा dx सेक थीटा रख देते हो, तो वो भी हमारा कट हो जाता है। dx को आप कट नहीं कर सकते क्योंकि एक फ्रेगमेंट एक सेगमेंट है जिसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है, इसलिए ये आप कट नहीं करोगे यहाँ पर। बाकी सब कट कटा के हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ जाती है इक्वेशन की, ठीक है। अब मैं इसे वापस नीचे ला रहा हूं, बाकी सब चीजें तो हमें पता लग गई, ठीक है। अब क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हम, इसलिए अदर चीजों को सबको इरेज कर रहा हूं मैं, और फाइनल इक्वेशन जो मेरे पास बन के आएगी मेथड ऑफ मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी के लिए, वहां से मेरे पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की जो इक्वेशन बन के आई है, लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर लिया था। क्या इक्वेशन बनी थी आपको अगर याद हो, तो वो बनी थी my dx
0 टू L स्पैन के लिए अपॉन में y स्क्वायर dx 0 टू L स्पैन के लिए, और सामने क्या हो जाएगा h हॉरिजॉन्टल या फिर रिडंडेंट रिएक्शन। दिस इज माय रिडंडेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, रिडंडेंट हॉरिजॉन्टल रिएक्शन। तो चलिए अब सोल्व करते हैं। ये सब अब इरेज कर रहा हूं, जगह बन जाए थोड़ी सी हमारे पास। ओके, लेट्स मूव दिस लिटिल बिट मोर। ओके, अब मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे क्या क्या चाहिए यहां पर। मुझे एक तो 0 टू L my dx की वैल्यू चाहिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा हो तो आपको पता हो m ये यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता था, जितने भी वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से जिस भी डिस्टेंस के साथ जो भी मोमेंट जनरेट हो रहे हैं उनको हमें कैलकुलेट करना है, राइट। यही था हमारे पास, जितने वर्टिकल फोर्सेस लग रहे हैं उनकी वजह से मेरे पास यानी कि वर्टिकल रिएक्शन या तो ए बी जितनी भी सपोर्ट के ऊपर से है उनके ऊपर जो हमारे को मोमेंट लग रहा है उनको कैलकुलेट करना है टुवर्ड द स्पैन एल, वाई से मल्टीप्लाई करना है और dx लिख देना है। वाई यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाता था, अगर आपको वाई याद हो, क्योंकि पैराबोलिक हमारे पास आर्च है, तो वाई रहता था 4h अपॉन एल स्क्वायर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। एक्स तो वो स्पैन है जो हमने लेफ्ट हैंड सपोर्ट से लिया, एल माइनस एक्स वो हो जाएगा जो बाकी बचा स्पैन हो गया। एच मेरे पास राइज हो जाता है, एल मेरे पास स्पैन की लेंथ हो जाती है, 4 आपको पता है एक नॉर्मल इंटीजर है, मल्टीपल है यहाँ पर। ठीक है, एक तो y की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो आप। दूसरा क्या कर सकते हो, इधर देखो, वर्टिकल रिएक्शन के कारण लगने वाला बेंडिंग मोमेंट, राइट। वर्टिकल रिएक्शन के कारण लगने वाला बेंडिंग मोमेंट जिसे कैपिटल M से डिनोट किया था। तो बेंडिंग मोमेंट देखो कहां कहां चेंज हो सकता है। बेंडिंग मोमेंट आपको पता है वर्टिकल रिएक्शन की वजह से चेंज होगा, एक तो VA की वजह से और दूसरा इस 12 किलो न्यूटन की वजह से। तो मेरे पास अभी इस मोमेंट के लिए दो स्पैन आएंगे। एक स्पैन तो कौन सा बनेगा, 0 टू 10 मीटर का, और दूसरा स्पैन कौन सा बनेगा मेरा, 10 मीटर टू 30 मीटर का। यही स्पैन है, राइट। एक कौन सा बना 0 टू 10 मीटर एंड सेकंड वन ऑफ माइन इज 10 टू 20 मीटर। तो ये हमारे पास स्पैन्स आ गए। अब इन दोनों का समीशन करना है और हमारे पास देखिए इक्वेशन क्या क्या बनती है। तो अब हम यहाँ देखेंगे एक चीज थोड़ी सी ध्यान रखना, कंफ्यूजन क्या हो जाता है, जनरली गलती लोग करते हैं कि ये जो मोमेंट कैलकुलेशन करने वाले हैं उसमें वर्टिकल के साथ साथ वो बोलते हैं सर हॉरिजॉन्टल से ऐसे क्यों नहीं मोमेंट लग रहा, ये भी तो नेगेटिव मोमेंट दे के जा रहा है, अगर ये वाला पॉजिटिव दे रहा है तो बच्चों ध्यान से सुनो थोड़ा, ये हॉरिजॉन्टल को कंसिडर कर लिया ना ऑलरेडी बाहर, इसलिए यहाँ पर अब बचे हुए जो मोमेंट है वो किसकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस की वजह से। हॉरिजॉन्टल को तो ऑलरेडी हमने बाहर ले लिया, तो दोबारा बार बार कितनी बार कंसिडर करोगे, इसलिए अब इसे तो ले नहीं सकते, राइट। अब इसकी जगह आपको क्या रखना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस में देखो, मैं थोड़ा सा एक बार इरेज कर लूं इसे, एक्स्ट्रा जो मेरे पास है टर्म्स, ताकि थोड़ा आपको क्लियरली विजिबल हो जाए। ठीक है, अब आई होप आपको थोड़ा समझ आ रहा होगा इसमें से, इतना हेक्टिक नहीं हो गया ये। ठीक है, इनको इरेज कर दूं अब, ये ऊपर वाली चीजों को अब इरेज कर रहा हूं मैं ताकि जगह बन जाए अच्छी खासी हमारे पास। ओके, तो y हमारे पास क्या है, 4h बाई एल स्क्वेयर एक्स इंटू एल माइनस एक्स। सबकी वैल्यूज रखते जाएं साथ साथ में, तो y की वैल्यू में y के अंदर वैल्यू रख देते हैं। चलो 4h, h की जगह क्या है बताओ, 5 मीटर राइज है ना हमारा, और स्पैन कितना है 30, तो 30 का स्क्वायर यानी कि किसी का स्क्वायर यानी कि उसका 2 बार मल्टीप्लीकेशन। x इंटू एल माइनस एक्स क्या है हमारा, 30 माइनस एक्स, इतना ही है। तो अब ये इसको कट कर दो, जो भी चीजें कट रही है उनको काटते जाओ, 20 हो जाएगा, ये 20 का एक जीरो ऊपर कट हो जाएगा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 20, तो एक जीरो से एक जीरो कट हो गया, नीचे आ गया 15। हमारे पास नीचे क्या वैल्यू आ गई 15 की, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 45, तो ये आ जाएगा x अपॉन 45, 30 माइनस एक्स। तो अब इसे इरेज करके मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, खुद से भी थोड़ा करके देख लेना, यही वैल्यू आएगी x अपॉन 45 ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स। तो y की वैल्यू हमारे पास x की टर्म में आ चुकी है। इक्वेशन क्या बन रही थी, m इंटू वाई। तो अगर मैं मोमेंट की कैलकुलेशन करने जाता हूं
ठीक है। अगर मुझे मोमेंट चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ मैंने बताया वर्टिकल फोर्सेस की वजह से लगेगा। अब मेरे पास दो सेक्शन है, एक तो कौन सा है लेफ्ट हैंड साइड वाला और दूसरा कौन सा है राइट हैंड साइड वाला। आपके पास इसको सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। आप या तो क्या करो, एक ही साइड से सेक्शन लेते जाओ, लेफ्ट हैंड साइड से ही सेक्शन लिया है आपने तो VA मल्टीप्लाई बाय हमारे पास कितनी डिस्टेंस आ जाएगी x, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड जब तक ये पॉइंट लोड के नीचे वाली जगह नहीं आती उसको हमने क्या माना हुआ है सेक्शन xx माना हुआ है, x डिस्टेंस कुछ मानी हुई है। तो इस x डिस्टेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लोड हमारे पास कितना लगा हुआ है 8 का, तो मेरे पास ये टर्म तो क्या बन जाएगी 8x, ठीक है। ये क्या बन जाएगी 8x, मल्टीप्लाई करना है y से क्योंकि my है ना, ये देखो m तो रख लिया 8x, y आ गया तो 8x इंटू वाई और लास्ट में क्या है dx। तो लो जी, एक इक्वेशन तो हमारे पास 0 से 10 मीटर के स्पैन के लिए ये बन गई। अब बनानी है 10 टू 20 मीटर के 10 टू 30 मीटर के स्पैन के लिए यहां से लेकर यहां तक। अब इसको करने के दो तरीके, या तो आप क्या करो इन शॉर्ट करना है आपको, तो ऊपर लगने वाले लोड को भूल जाओ एक बार, ठीक है। ऊपर लग रहा है ना लोड, उसको भूल जाओ, इस साइड से डायग्राम बनाओ। आप बोलो कि इस बार मैं बी से एक्स मान रहा हूं, इस बार एक्स मैंने कहां से चालू किया बी से, ठीक है। तो इसको हमारे को लोड को मल्टीप्लाई करना है 4 को, टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है 30 में से जैसे जैसे एक्स इधर जा रहा है क्या होता जा रहा है माइनस होता जा रहा है, जैसे जैसे एक्स होता जा रहा है माइनस होता जा रहा है, इनकी डिस्टेंस उसमें से अपने लेवल पर कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद टोटल सेक्शन देखो, अब टोटल सेक्शन ये मेरे पास डिस्टेंस आई, तो टोटल सेक्शन के अंदर तो हम कहां से कंसीडर कर रहे हैं एक्स को लेफ्ट हैंड सपोर्ट से, तो एक्स आपको रखना पड़ेगा इधर। टोटल डिस्टेंस थी 30 माइनस एक्स करते गए, उसके बाद यहां से देखो एक्स की वैल्यू कहां से कहां वेरी करे 10 रख रहे हो तो एक्स कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इधर से। और जैसे ही एक्स की वैल्यू फुल हमारे पास रख रहे हो आप 30, तो एक्स इक्वस टू पूरी 30 के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा 0 पॉइंट, ठीक है। तो वही बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू की ये लोड तो कहां से निकल रहा है इसी पॉइंट से, एक्स की वैल्यू 30 रखते ही ये 0 हो गया। जैसे जैसे मैं बढ़ता जा रहा हूँ, ठीक है, जैसे जैसे वैल्यू इधर इंक्रीज होती जा रही है बेंडिंग मोमेंट भी ऑटोमेटिकली बढ़ता है। तो या तो आप हमारी लेफ्ट हैंड सपोर्ट से ले लो या राइट हैंड सपोर्ट से ले लो, वैल्यू तो आएगी बराबर। लेकिन कई बार इसको इन शॉर्ट लिखने में हमारे पास हो जाती है कंफ्यूजन, तो आपको कुछ नहीं करना, कंफ्यूज नहीं होना, आपको एक ही साइड से डायग्राम बनाना है। Let me erase all these extra terms. तो हम कहां से बना रहे थे लेफ्ट हैंड साइड से डायग्राम में, इसको 10 टू 30 को लिखने का तरीका आपको बता देता हूं, अदर क्या हो सकता था। इसमें फिर भी कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सी साइड से सेक्शन ले, किसको माइनस रखें किसको प्लस रखें। ये चीजें आप प्रैक्टिस करोगे तब सही हो पाती हैं, लेकिन इनिशियली करोगे तो गलत हो जाएगा। तो एक ही मेथड को अडॉप्ट करते चलो, हम लेफ्ट हैंड साइड से सेक्शन मानकर चल रहे थे, तो एक्स को इस बार हमने कहा मान लिया इसके पार मान लिया, राइट। एक्स सेक्शन इस बार इसके पार चला गया, तो हमारे पास लोड्स कितने आ गए दो, एक तो कौन सा 8 इंटू एक्स, एक कौन सा होगा 8x, क्योंकि ये टोटल सेक्शन ये देखो 8 इंटू एक्स इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा कौन सा हो जाएगा 12 इंटू एक्स, दूसरा कौन सा हो जाएगा 12 इंटू एक्स, लेकिन वो नेगेटिव साइन के साथ में। लेकिन क्या टोटल डिस्टेंस एक्स आई है, ये डिस्टेंस आपको टोटल एक्स दिखाई दे रही है, उससे कुछ कम दिखाई दे रही है, कितनी कम दिखाई दे रही है एक्स में से 10 मीटर को घटाना है, ठीक है। थोड़ा सा क्लीन डायग्राम बना के बता ही देता हूँ आपको मैं, वरना आप कहोगे कि सर ने जल्दी जल्दी में कुछ बताया ही नहीं। ये मेरे पास एक डायग्राम बन गया मेरा 12 किलो न्यूटन ए बी सी पॉइंट, टोटल 30 मीटर स्पैन, और ये जो लोड लग रहा है ये लग रहा है 10 मीटर के ऊपर। मैंने कहीं इस लोड के बाद में लेफ्ट हैंड सपोर्ट से होते लोड को क्रॉस कर लिया, यानी 10 टू 30 मीटर के स्पैन में मैंने कोई सेक्शन एक्स एक्स कंसिडर किया, तो ये डिस्टेंस मेरे पास क्या हो जाएगी एक्स। यहाँ पर लगने वाले मेरे पास दो लोड हैं, लेफ्ट हैंड सपोर्ट से कंसिडर कर रहा हूँ, राइट हैंड साइड को भूल जाओ एक बार। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो मेरे पास एक तो 8 किलो न्यूटन का लोड 8, ये वी ए लग रहा था, ये इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश कर रहा है तो मैंने पॉजिटिव मान लिया। अदर कौन सा लग रहा है वी 12 किलो न्यूटन का, जो इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा तो नेगेटिव मानना पड़ेगा ऑटोमेटिकली। उसमें से टोटल डिस्टेंस हमें ये वाली डिस्टेंस चाहिए,
ठीक है, टोटल x है, x में से 10 को माइनस कर दिया, बची कितनी हो जाएगी x माइनस 10। बची डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस 10। इसको आपको मल्टीप्लाई करना है y से और dx से, y से और dx से, y dx से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो हमारे पास देखो इतने टर्म आ गई। अब इसको सोल्व करो, ये अंदर जो ब्रैकेट वाली फॉर्म है इसको सोल्व करो। ये कितना हो गया 8x, यहां पर लिख दूं 8x, माइनस को ओपन किया तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12x, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस हो गया, प्लस का 120x हो गया मेरे पास, प्लस का कितना हो गया 120x। अभी आप सोच रहे होंगे ये तो कुछ अलग ही बन रहा है, लेकिन ये ऐसे टर्म आ गया, ऐसे कैसे? तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफिकेशन अगर आपने कभी सीखा हो तो। प्लस का 8x, माइनस का 12x, माइनस का 4x, प्लस का 120x से मल्टीप्लाई कर दिया गलती से इधर, यहाँ x से मल्टीप्लाई नहीं था, क्योंकि जब आप 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 आएगा ना, 120x थोड़ी आ जाएगा। तो माइनस 4x प्लस 120। अब इसमें से आप कुछ मत करो, 4 को कॉमन ले लो, इस टर्म में से 4 को कॉमन ले लिया तो क्या बन गया माइनस एक्स प्लस 30। कॉमन लेने का मतलब हर टर्म के अंदर जिसको कॉमन लिया उसका भाग दे देना, उसका डिवाइड कर देना। 4 से 4 कट गया, 4 3 12, ये हो गया 30। तो माइनस एक्स प्लस 30 लिखो या फिर 30 माइनस एक्स लिखो, एक ही बात होती है, ठीक है। 2 प्लस 3 करो, 3 प्लस 2 करो, आंसर 5 ही आएगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है। तो यहां पर देखो 4 30 माइनस एक्स, यही सेम बन के आ गया जो कि मैंने अदर जो शॉर्ट मेथड से आपको समझाने की कोशिश की थी। अगर समझ आया तो ठीक, नहीं आया तो जो हम कन्वेंशनल मेथड यूज कर रहे हैं इक्वेशन लिखने का, बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन लिखने का, वही यूज करना है आपको, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। रिजल्ट सेम आएंगे, रिजल्ट के अंदर कोई वेरिएशन नहीं आएगा। तो आप ये समझ गए, यहां तक हमारे पास ये इक्वेशन आई है। इक्वेशन ये वाली तो फिक्स ही आनी है, इसके अलावा दूसरे कोई इक्वेशन आ नहीं सकती। अब इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, रिजोल्व करेंगे। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को रिजोल्व करना है, तो चलिए रिजोल्व करते हैं। आई एम अनेबल टू पैन माई स्क्रीन, चलो कोई नहीं, नेक्स्ट पेज पर सोल्व कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, 0 to 10 मीटर के लिए तो 8x y dy, ठीक है। और 10 मीटर टू 30 मीटर के स्पैन के लिए मेरे पास क्या बनी, 4 कॉमन था, 30 माइनस एक्स वाई डी वाई। और y हमने क्या निकाल लिया था, x अपॉन 45, 30 माइनस एक्स, राइट, यही वैल्यू निकाली थी, x अपॉन 45 30 माइनस एक्स। तो इस टर्म के अंदर y को भी रख लो। अब तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इंटीग्रेशन बचा है, मैथमेटिक्स है, जो कंसेप्ट लगाना था वो मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी मेथड ही था, कंसेप्ट बस उतना सही। अब सारी मैथ्स है, वो भी 11 12 वाली, ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना। तो बेसिकली कुछ नहीं है, y की वैल्यू रख दो। y हमारे पास क्या है, x अपॉन 45 ब्रैकेट में 30 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद dy नहीं रखना, इधर मिस्टेक कर दी, इधर फिर से dy नहीं है, यहाँ क्या था हमारा dx था, क्योंकि सारे फंक्शन किसके हैं, x की फॉर्म में। तो हमारा पार्शियल जो डेरिवेटिव भी होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, x की फॉर्म में, ठीक है। तो 10 to 30, 4 को बाहर वैसे ही कॉमन ले लिया, 30 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करना है इसको x अपॉन 45 30 माइनस एक्स से, ठीक है। इतना समझ गया, मल्टीप्लाई है dx। अब देखो एक चीज बताओ, क्या आप इसको बाय इंटीग्रेशन सोल्व नहीं कर सकते? कितना सिंपल है, बस x को अंदर मल्टीप्लाई करते जाना है। अगर x की पावर 1 वाला बनता है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x की पावर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। बेसिकली x की पावर n का इंटीग्रेशन मेरे पास क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इतना तो आपको पता ही होगा, और नहीं पता तो भाई इन्हें याद कर लो, कुछ नहीं कर सकते। या तो 11 12 की मैथ्स पढ़ो, रिवीजन करो, या फिर याद कर लो, अगर आप तब आपने तब नहीं पढ़ी और अब भी नहीं पढ़ना चाहते, फिर याद करने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचता, राइट। तो ये दो टर्म्स हैं, इस तरह से याद कर लो। अगर x की पावर कुछ नहीं दे रखी, यानी कि उसकी पावर 1 होती है, तो उसका इंटीग्रेशन करोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 आ जाएगा। तो और अगर x की पावर n का करते हैं, यानी कि कोई भी पावर n है, तो x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इस तरह से इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाता है। इतना से आपको टर्म याद करनी है, इसके अंदर फॉर्मूले में रखोगे, आपके पास फाइनल वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है।
आप इसे सोल्व करना, मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट रिजल्ट बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको इंटीग्रेशन सिखाने तो बैठा नहीं हूँ, मैथ्स की क्लास नहीं है ये किसकी क्लास है हमारी, स्ट्रक्चरल एनालिसिस की, और जिसके बारे में जो जितना हम कर सकते थे वो मैंने बता दिया। अब सिंपली देखो, कुछ नहीं बचा, इंटीग्रेशन है, सीरियस इंटीग्रेशन है, ठीक है, इतना इंटीग्रेशन करना है आपको। इसके बाद वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू देखो आपके पास क्या आ जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट वैल्यू बता रहा हूँ, समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम वाई, वाई इसके सब्सक्रिप्ट में नहीं है, मल्टीप्लाई था, डी एक्स एम वाई डी एक्स 0 to L स्पैन के लिए कितनी वैल्यू आ जाएगी, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। यहाँ पर हमने रिएक्शन की वैल्यू देखी थी, तो ये बच्चों हमारे पास वैल्यू इसकी फाइनल आ जाती है 44,000 अपॉन 9, ठीक है, 44,000 अपॉन 9 इसकी फाइनल वैल्यू आ जाती है, ये हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू थी। इसी तरह से अब आपको क्या करना है, जो नीचे वाले टर्म की इक्वेशन थी, ये वाली, अब इसके लिए इंटीग्रेशन करना है, लेकिन इसके लिए इंटीग्रेशन बड़ा सिंपल है, 0 to 30 टर्म के लिए आपको करना है, 0 to 30 स्पैन के लिए, और y की जगह अगेन क्या रख दोगे, x अपॉन 45, 30 माइनस एक्स, और इसका पहले होल स्क्वायर करोगे क्योंकि y स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर dx कर देना है। तो पहले आप पहले इसका होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर के बाद जो भी टर्म्स खुलेंगी उनका इंटीग्रेशन कर देना, इंटीग्रेशन x की फॉर्म में ही आएगा, x के मल्टीपल में, और इसकी भी डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास पता है, हम आपको लिख के बता देते हैं। तो ये वैल्यू मेरे पास आएगी 400, ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 400। तो चलो h की वैल्यू हम निकालते हैं, अब इसी पेज पर ही निकाल लेता हूं मैं। लेट मी इरेज ऑल दीज एक्स्ट्रा टर्म्स। तो बाय दिस इक्वेशन h मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 to L my dx, ठीक है, जिसकी वैल्यू हमने 44,000 अपॉन 9 निकाली थी, और नीचे 0 to L वाई स्क्वायर dx, इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली थी, 400 निकाली थी। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 400 डायरेक्ट इधर आप भी लिख सकते हो, ठीक है, बेसिक मैथ्स है, बेसिक मैथ बिल्कुल, अब कुछ नहीं, कैलकुलेशन है, कट किया, ठीक है, 110 आ गया, 3 2 बचता है इधर से, 9 2 18, फिर 2 बच जाएगा, हर बार 2 बचता जाएगा, तो 12.22 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल जो हमारी रिडंडेंट रिएक्शन थी उसकी वैल्यू आ जाएगी। एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 12.22 किलो न्यूटन। एच आ गया, वी आ गया, ठीक है, दोनों साइड एच तो सेम रहने वाला है। एक फाइनल डायग्राम बना देता हूं, आपको समझा देता हूं इसमें मैं, फाइनल रिजोल्व करके हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई। जब जरूरत होती तब इसका डायग्राम बनता नहीं, वरना इसमें इतने अच्छे अच्छे फंक्शन है। ठीक है, सपोर्ट ए, सपोर्ट बी एंड क्राउन सी। स्पैन लेंथ था 30 मीटर, राइज था 5 मीटर, और उसके बाद लेफ्ट हिंज से 10 मीटर की डिस्टेंस पर इसके ऊपर एक कंसंट्रेटेड यानी कि पॉइंट लोड लगा था 12 किलो न्यूटन का। आने वाली नंबर ऑफ रिएक्शंस जो मैंने अब तक गेन की है, सपोर्ट वीए पर, सपोर्ट ए पर वर्टिकल रिएक्शन थी जिसकी वैल्यू आई 8 किलो न्यूटन, सपोर्ट बी पर वर्टिकल रिएक्शन आई 4 किलो न्यूटन, हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू अभी अभी मैंने निकाली है जिनकी वैल्यू आ गई थी 12.22 किलो न्यूटन, ठीक है, दोनों साइड सेम ही आएगी लेकिन मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी। ये मेरे पास फाइनल वैल्यूज आ गई थी, तो मेरा एक सजेशन है इस तरह से डायग्राम बनाना, लास्ट में क्लीन सा वैल्यूज दिखा देना, अगर आपको पूरा कॉन्फिडेंस है तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। टीचर को बार बार बीच के अंदर देखना नहीं पड़ेगा, वहां पर डायरेक्ट वैल्यूज देखकर वो आपको अपने फुल नंबर दे देगा वहां पर, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, रिएक्शंस, हमें क्या चाहिए, रिएक्शंस, तो लो जी रिएक्शंस बता देते हैं। आर ए रिएक्शन चाहिए, आर बी रिएक्शन चाहिए, ठीक है। तो इस वर्टिकल वाली को थोड़ा सा शिफ्ट करके ले आओ, तो हम एक डायग्राम बना रहे हैं इनके लिए, ठीक है, डायग्राम मैं बना देता हूं, वेक्टर डायग्राम, वेक्टर ट्रायंगल जो हम 12th के अंदर पढ़ा करते थे वही डायग्राम बना के यूज करना है। ये वी ए, ये एच ए, वी ए का, एच ए का,
और बीच में आ जाएगा इन दोनों की मिलाने वाला मेरा रिजल्टेंट आर ए। एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ठीक है। उसी तरह से यहां भी एक ट्रायंगल बन जाएगा, डायरेक्ट ट्रायंगल बना के बता रहा हूं आपको मैं। ये मैं इतना बेसिक में इसलिए जानबूझ के एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आता है उसमें कभी कोई गलती ना करो, ठीक है। वी बी, एच बी और आर बी। अब यहां पर आर देखो किस तरह एक्ट कर रहा है, एक हाइपोटेनिस की तरह एक्ट कर रहा है। तो आर ए का स्क्वायर, या फिर सिंपली आप क्या कर दोगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट ले लोगे तो आर ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आर ए की वैल्यू देखो मेरे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर एच ए का स्क्वायर करूंगा यानी 12.22 का मैं स्क्वायर करूंगा, और उसके बाद वी ए का स्क्वायर करूंगा यानी कि 8 का स्क्वायर करूंगा, दोनों का समेशन करके अंडर रूट लूंगा तो उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास आर ए की। उसी तरह से मेरे पास आर बी अगर वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एच बी प्लस वी बी दोनों के स्क्वायर करके सम करके अंडर रूट कर दूंगा, यानी कि मैं यहाँ पर 12.22 का स्क्वायर करूंगा प्लस 4 का स्क्वायर करूंगा, दोनों का समेशन लेके अंडर रूट लूंगा। इसकी वैल्यू मैं नहीं बता रहा, ये वैल्यू आप बताएंगे कि आर ए और आर बी की फाइनल वैल्यू कितनी आती है। उसके साथ ही मुझे आप वैल्यू बताओगे थीटा ए और थीटा बी की। थीटा देखो कैसे निकालते हैं, यानी कि इसकी डायरेक्शन, ये तो क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। ये मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मुझे क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ दिस रिएक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी कि थीटा ए और थीटा बी की वैल्यू चाहिए। थीटा थीटा बी कैसे कैलकुलेट होते हैं, जब भी आप स्लोप कैलकुलेट करते हो तो किसी भी डायरेक्शन का आप हॉरिजॉन्टल के साथ में स्लोप निकालते हो। अब हॉरिजॉन्टल के साथ स्लोप देखो थीटा इस तरह से है, अब ये वाला इस तरह से क्रॉस बन रहा है तो ये थीटा इधर है तो ये भी थीटा ही हो जाएगा। ये थीटा है तो मतलब ये भी मेरा थीटा है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर हो जाता है ये वाला, फिर बाकी बचा जिसके ऊपर थीटा 90 डिग्री दोनों बेस हो जाते हैं। तो इसकी वजह से आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस करके मेरे को क्या बता सकते हो, टेन थीटा बता सकते हो, जो कि हम लाल बटे कक्का या फिर परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस बेस करके निकालते हैं इस तरह से। तो आप मुझे क्या बताओगे, इन डायरेक्शन की वैल्यू थीटा है, थीटा बी की वैल्यू भी बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर नोट करके, और उसके साथ इन रिएक्शन आर ए और आर बी की वैल्यू भी बताओगे, और जिसका आंसर एकदम एक्यूरेट होगा उसके कमेंट को हम पिन कर देंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। तो ये था हमारा बच्चों टू हिंज को आर्च को एनालिसिस करने का तरीका। यहाँ पर मैं आपको बेंडिंग मोमेंट निकालना नहीं सिखा रहा हूँ क्योंकि बड़ा आसान है बेटा। जो इक्वेशन लिखी थी ना यहाँ पर हमने, कहाँ गई हमारी इक्वेशन, लेट मी फाइंड माय इक्वेशन। ये जो लिखी है ना इक्वेशन, ये वाली, यही क्या है मेरा बेंडिंग मोमेंट। अब ये बेंडिंग मोमेंट किसकी वजह से था, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन की वजह से। इसमें हॉरिजॉन्टल इफेक्ट भी ले लो, जो एच रिडंडेंट आपने निकाल लिया 12.22 किलो न्यूटन का, उसको भी ऐड कर लो ना। अब तो बेसिकली आपको कुछ नहीं करना, जैसे किसी भी सेक्शन के ऊपर चाहिए, इस सेक्शन के ऊपर चाहिए, तो ये y की वैल्यू आप नहीं निकाल सकते क्या, मान लो कि लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 2 मीटर पर चाहिए तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, लंबा पड़ जाता है। 2 हिंज आर्च इसलिए बहुत कम पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में। आपके एग्जाम में तो आ जाए, यहाँ पर कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर काफी टाइम होता है, कंपटीशन एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, इसलिए 2 हिंज आर्च बहुत कम पूछता है तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस की वैल्यू पूछ लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको पूरा निकालना पड़ेगा, तो 4h/L² x × L - x, इससे आपको y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे लेफ्ट हैंड सपोर्ट से 2 मीटर पर पूछ लिया तो 2 मीटर पर इस वर्टिकल फोर्स की वजह से और हॉरिजॉन्टल की फोर्स की वजह से जितना मोमेंट आ रहा है सारे इवैल्यूएट करके वहां पर बेंडिंग मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा। या फिर अलग अलग इक्वेशन बना के आपसे मैक्सिमम मिनिमम पूछ लिया तो अगेन उसका डिफरेंशिएशन कर दो। सिंपली कुछ नहीं करना, डिफरेंशिएशन करके 0 रख दो, एक्स की जो वैल्यू आएगी उस वैल्यू के ऊपर आपको उस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन के अंदर एक्स के रख दो, कि जैसे मान लो एक्स आपके पास आ जाता है 5 मीटर के ऊपर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है, तो जो भी इक्वेशन बनी थी उसके अंदर एक्स की वैल्यू रख दो। बेसिकली जो हम मैक्सिमम मिनिमा करते थे ना 11th 12th में, वही सब चीजें करनी है। तो ये था बच्चों हमारा 2 हिंज आर्च जो कि कंप्लीट हो चुका। कहीं पर कोई डाउट आता है तो सिंपली कमेंट सेक्शन के अंदर पोस्ट करेंगे, ठीक है। एक बार अगर समझ नहीं आता तो साथ साथ में आप देखो ऑनलाइन लेक्चर कैसे देखे जाते हैं। आप सिर्फ ऐसे नहीं है कि लेक्चर देख लिया और पूरा खत्म कर दिया चलो बाद में लिखेंगे उसको बाद में पढ़ेंगे। जब भी लेक्चर देख रहे हो भले बिल्कुल स्पीड, बिल्कुल कम स्पीड करके देखो, तेज स्पीड करके देखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेक्चर देख रहे हो तो लेक्चर देखते देखते आपको साथ साथ ही नोट्स बनाने हैं। हर पेज खत्म होने के बाद उस पेज का एवेल्युएशन करना है, इस पेज में मैंने क्या सीखा। उसके बाद जब खत्म हो गया लेक्चर सारे नोट्स को एक बार रिवाइज करना है, उसके बाद
क्या करना है, उस कॉपी को छोड़ना है। क्योंकि अगर आप सिर्फ नोट्स बना के छोड़ दोगे तब भी समझ नहीं आएगा, सिर्फ लेक्चर देखोगे तब भी समझ नहीं आएगा। ऑनलाइन एजुकेशन में आपको क्या करना पड़ता है, साथ साथ में नोट्स बनाने पड़ते हैं। क्लासरूम के अंदर आप बार बार डाउट पूछ लेते हो, लेकिन ऑनलाइन में क्या होता है, आप डाउट पूछते नहीं हो, ना ही आप वीडियो को रिवाइंड करके देखते हो। एक चीज आप क्या कर सकते हो, वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, अगर डाउट नहीं समझ आए नोटबुक के अंदर नोट डाउन करके देखो, 2 मिनट रुक जाओ। जरूरी थोड़ी कि आपको आधे घंटे के अंदर वो लेक्चर खत्म करना ही करना है, आराम आराम से देखो, लेकिन एक बार करो तो, लेकिन इतना अच्छा करो कि वो हमेशा के लिए याद रहे, एटलीस्ट 1-2 महीने तो याद रहे, ताकि महीने 2 महीने बाद जब भी उसकी बारी आएगी रिवीजन की, आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगा एकदम। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। होप सो आपने सेशन को एंजॉय किया होगा। अगेन बोल रहा हूँ, कोई डाउट वगैरह आता है तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में पोस्ट करते हैं, अगले वीडियो में हम समझा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।